इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्थायी पूंजी क्या होती है और स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। व्हाट आर दोज फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कितनी किसी कंपनी में, किसी व्यवसायिक संगठन में स्थायी पूंजी होगी, कितना अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा स्थायी पूंजी के रूप में, ये बहुत सारे कारकों पर डिपेंड करता है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले स्थायी पूंजी क्या होती है? वह पूंजी जो स्थायी संपत्तियों में निवेश की जाती है। सिंपल सी परिभाषा, सबसे सिंपल डेफिनेशन, वह पूंजी जो स्थायी संपत्तियों में निवेश की जाती है। स्थायी संपत्तियां या दीर्घकालीन संपत्तियां। स्थायी संपत्तियों को इंग्लिश में फिक्स्ड एसेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिक्स्ड एसेट्स कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स फिक्स्ड एसेट्स के: लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, मोटर व्हीकल, ये सारे जो हैं ये फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल है। तो वह पूंजी जो स्थायी संपत्तियों में निवेश की जाती है वो स्थायी पूंजी कहलाती है। अब हमने पढ़ा था स्थायी संपत्तियों में निवेश से संबंधी जो निर्णय होता है उसे क्या कहते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस ध्यान से देखी हो या पिछली क्लासेस अटेंड करी हो तो आपको ध्यान होगा, स्थायी संपत्तियों में या दीर्घकालीन संपत्तियों में निवेश से संबंधित निर्णय को पूंजी बजटिंग निर्णय के नाम से भी जाना जाता है। तो स्थायी पूंजी या स्थायी संपत्तियों में निवेश से संबंधी निर्णय को पूंजी बजटिंग निर्णय के नाम से भी जाना जाता है। इसे नोट कर सकते हैं आप स्थायी पूंजी के बारे में। और स्थायी पूंजी के स्थायी संपत्तियों के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर आदि। ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्थायी पूंजी के। अब हम डिस्कस करेंगे स्थायी पूंजी का निर्णय या स्थायी संपत्तियों में निवेश का निर्णय इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये हमने जब हम पूंजी बजटिंग निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने बताया था कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसे एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लीजिए कि स्थायी पूंजी निर्णय या पूंजी बजटिंग निर्णय इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। स्थायी पूंजी निर्णय या पूंजी बजटिंग निर्णय इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? नंबर 1, क्योंकि ये निर्णय दीर्घकालीन विकास पर प्रभाव डालते हैं। अगर एक बार हमने किसी गलत प्रोजेक्ट में पैसा डाल दिया तो वो लॉन्ग टर्म तक हमें हानि पहुंचाएगा, और अगर हमने कहीं सही जगह पैसा डाला है तो वो लॉन्ग टर्म तक हमें लाभ पहुंचाएगा। दूसरा, इसमें भारी पूंजी निवेश होता है, बहुत भारी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब क्योंकि भारी पूंजी निवेश होता है इसी वजह से इसमें जोखिम भी ज़्यादा होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ऐसे निर्णय होते हैं जिन्हें कि इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। दे आर इरिवर्सिबल। इंग्लिश में हम इन्हें इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स या अग्रीमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि हम इन्हें बहुत आसानी से वापस नहीं ले सकते। एक बार एक प्रोजेक्ट में आपने पैसा डाल दिया, अब उसमें से एकदम से पैसा निकालना इतना सरल नहीं होता है, और अगर होगा भी तो वो उसके लिए बहुत भारी लागत आती है। तो इसलिए स्थायी पूंजी में जो निर्णय होते हैं या पूंजी बजटिंग जो डिसीजंस होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? विकास पर असर डालते हैं, भारी मात्रा, भारी जोखिम, और इन्हें बदला नहीं जा सकता। वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फिर स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक डिस्कस करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन की स्थायी पूंजी की आवश्यकता को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। नंबर 1, व्यवसाय की प्रकृति। कैसा बिजनेस है? आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस कर रहे हैं या आप केवल एक ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन बिजनेस, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया यहाँ पर, मेट्रो प्रोजेक्ट। आपने मेट्रो का प्रोजेक्ट देखा है? अगर आप कभी किसी मेट्रो प्रोजेक्ट के आसपास से निकले हो, आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग हो रहा है तो डेफिनेटली उनकी स्थायी पूंजी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और हम एक व्यापारिक संगठन की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है फ्लिपकार्ट या अमेजॉन। इनका क्या काम है? ये एक व्यावसायिक संगठन से सामान खरीदते हैं और ग्राहकों तक पहुँचाते हैं। क्या फ्लिपकार्ट खुद उत्पादन कर रहा है? क्या अमेजॉन खुद उत्पादन कर रहा है? ये ऐसे किसी उत्पादन क्रिया में संलग्न नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर ये कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं इसका मतलब इन्हें बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता नहीं है। तो अगर इन्हें बहुत बड़ी मशीनों की आवश्यकता नहीं है, अगर इन्हें बहुत बड़े प्लांट की आवश्यकता नहीं है, इन्हें बहुत बड़ी फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनकी स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होगी।
तो अगर एक संगठन निर्माणी संगठन है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, आप सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ऐसे में हमारी स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। लेकिन अगर हम एक व्यापारिक संगठन है, जैसे कि एक फ्लिपकार्ट, किसी से खरीदा किसी को बेचा, तो हम उत्पादन की क्रिया नहीं कर रहे हैं, हमें भारी भारी मशीनें नहीं चाहिए, तो हमारी स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होती है। सेकंड पॉइंट, आप इसको नोट कर सकते हैं पहले व्यावसायिक संगठन की प्रकृति के बारे में, कि एक निर्माणी संगठन में अधिक स्थायी संपत्तियां होती हैं, इसलिए अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। और अगर व्यापारिक संगठन के बारे में लिखेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब एक व्यापारिक संगठन में कम स्थायी पूंजियां होती हैं, स्थायी संपत्तियां होती हैं, इसलिए यहाँ पर कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे ऐसे मैंने लिखा भी हुआ है, तो आप चाहें तो फर्स्ट पॉइंट ऐसे कैसे पूरा नोट कर सकते हैं। इसके आगे हम सारे पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे, अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो पेपर में अगर कभी क्वेश्चन आता भी है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए पहले। सेकंड पॉइंट, उत्पादन का पैमाना। उत्पादन का पैमाना का मतलब क्या है, हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको ज़्यादा मशीनें लगानी पड़ेंगी, कम प्रोडक्शन कर रहे हो तो कम मशीनों से भी काम चल जाएगा। तो यदि हम बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं तो ऐसे में हमें ज़्यादा मशीनों की आवश्यकता है। मशीनें क्या है, स्थायी संपत्तियां। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं, ज़्यादा मशीनें चाहिए, तो हमारी स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। यदि हम छोटे पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं, कम मशीनों से भी काम चल जाएगा, तो ऐसे में हमारी स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होगी। तो आप लिख सकते हैं, यदि बड़ा पैमाना है तो ज़्यादा स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, और अगर छोटा पैमाना है तो कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, यदि एक व्यावसायिक संगठन बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है तो उसे ज़्यादा मशीनों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में उसे ज़्यादा स्थायी पूंजी चाहिए होगी, और विलोमतः इसका रिवर्स हम बता सकते हैं कि छोटा पैमाना होगा तो कम मशीनें और कम स्थायी पूंजी। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन जानबूझकर नहीं लिखा है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। आई होप इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आप अपने आप लिख पाएंगे। ओके, थर्ड पॉइंट, तकनीकी विकल्प। आपने छोटी क्लासेस में एसएसटी में ज़रूर पढ़ा होगा, दो तरह की खेती होती थी, श्रम प्रधान खेती, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक में क्या करते थे, ज़्यादा मजदूरों का इस्तेमाल होता था और कम मशीनों का इस्तेमाल होता था। पूंजी प्रधान तकनीक में क्या करते थे, कम मजदूरों का इस्तेमाल होता था और ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल होता था। सिंपल सी बात है, जहाँ पे ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल करोगे वहाँ स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी, जहाँ कम मशीनों का इस्तेमाल करोगे वहाँ स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होगी। तो तकनीकी विकल्प में हमें क्या बताना है, अगर श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम मशीनें, इसलिए कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता। अगर पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा मशीनें, इसलिए ज़्यादा स्थायी पूंजी की आवश्यकता। फोर्थ पॉइंट, तकनीकी उत्थान या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। देखो, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, मोबाइल फ़ोन से शायद आप बहुत अच्छे से समझोगे। आज आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, 10 दिन के बाद में आपका मोबाइल फ़ोन पुराना हो जाता है। कैसे, क्योंकि मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है, कंप्यूटर उद्योग है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है। तो जो कंपनी इस तरह के आईटी में या फैशन इंडस्ट्री में संबंध रखती हैं, वहाँ पर उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए जिन उद्योगों में ज़्यादा तेज़ी से तकनीकी उत्थान होता है, वहाँ पर हमें जल्दी जल्दी मशीनों में परिवर्तन करना पड़ता है, इसलिए हमारी स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि जिन संगठनों में तकनीकी उत्थान तेज़ होता है वहाँ जल्दी जल्दी मशीनों को बदलना पड़ता है और जल्दी जल्दी उनका नवीकरण करना पड़ता है, इसलिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, कहाँ पर तेज़ होता है तकनीकी उत्थान, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, और कहाँ पर तकनीकी उत्थान धीरे होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर उद्योग है तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी जल्दी से चेंज हो रहा है, हमें कंप्यूटर्स में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारी स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। यदि हम फर्नीचर की बात करते हैं तो एक बार हमने फर्नीचर खरीदा तो बहुत समय तक हम उसका इस्तेमाल ऐसे का ऐसे ही कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमारी स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होगी। हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं अभी तक। नंबर 1, व्यवसाय की प्रकृति, नंबर 2, उत्पादन का पैमाना, नंबर 3, तकनीकी विकल्प, और नंबर 4, तकनीकी उत्थान। आगे की पॉइंट्स अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।